Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 2 of chapter number 18, body fluids and their circulations. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में बॉडी के अंदर कितनी कितनी फ्लूइड्स है, वो फ्लूइड का सर्कुलेशन कौन से स्पेसिफिक पाथवे से होता है, और ब्लड के कुछ कंपोनेंट डिस्कस किए थे जैसे कि ब्लड प्लाज्मा, उसके कंपोनेंट, उनके फंक्शंस क्या है। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर एक कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था एरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है। इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड और उसका नाम है ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट को एक और भी नाम से जाना जाता है वाइट ब्लड सेल, WBC। क्यों WBC? बिकॉज उनका कलर वाइट है, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो WBC और RBC के अंदर ये एक डिफरेंस हो जाता है कि WBC का कोई कलर नहीं है बिकॉज उनके पास हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट अवेलेबल नहीं है, जो RBC के पास अवेलेबल था। ल्यूकोसाइट का अगर अपीयरेंस आप देखो तो थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट सेल कंसिडर किया जाता है। अब ये ल्यूकोसाइट के पास एक एबिलिटी है, एबल टू चेंजिंग देयर शेप। अपना शेप वो जरूरत पड़ने पे चेंज कर सकता है, एज वेल एज मूविंग इंडिपेंडेंटली थ्रू द इंटरसेल्यूलर स्पेस अमॉन्ग द टिश्यूज। अब 50 सेल है तो 50 सेल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे ये WBC मूव हो सकता है, अपना शेप भी चेंज कर सकता है। तो ऐसा करने की उसको ज़रूरत क्या है? क्योंकि वो एक टाइप का फेगोसाइट है। फेगोसाइट का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो कोई भी बैक्टीरिया या तो कोई भी फॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता हो। अब ऑब्वियसली फॉरेन सब्सटेंस, कोई बैक्टीरिया, एंटीजन अगर बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो वो तो WBC के पास नहीं आने वाला, तो WBC उसके पास जाकर के उसको डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि वी नो दैट WBC का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करना। सो WBC आर कंसिडर्ड एज अ फेगोसाइट बिकॉज दे फीड, दे डिपेंडेंट ऑन द बैक्टीरिया एंड ब्रोकन डाउन द टिश्यू सेल्स बाय एंगल्फिंग द पार्टिकल्स। तो जो भी सेल्स या तो टिश्यूज के अंदर ये बैक्टीरियास होते हैं वो सेल्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी के ऊपर अपने फूड के लिए वो टोटली डिपेंडेंट होता है। नाउ WBC के नॉर्मल पर्सन के अंदर नंबर की बात करो, सो नॉर्मल पर्सन के अंदर WBC के नंबर, सो उसकी जो नंबर है, नंबर ऑफ दिस सेल्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ बॉडी। बॉडी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि WBC के नंबर बॉडी के अंदर कितने होंगे। अब पहली कंडीशन में आपको कंसिडर करवा रहा हूँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉर्मल सिचुएशन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि WBC के पास न्यूक्लियस अवेलेबल होगा एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। RBC के नंबर मिलियंस में थे, उससे तो बहुत ही कम होते हैं WBC के नंबर, विच एवरेज 6000 to 8000 mm³ ऑफ द ब्लड। तो अगर आप एक स्लाइड ले लो जिसके तीनों मेजरमेंट अगर 1-1 mm के हो और उसके अंदर ब्लड आप इंसर्ट करो तो कोई भी नॉर्मल पर्सन के WBC कितने होने चाहिए? 6000 to 8000। बट ये तो मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में बात की है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, समझ लो बॉडी के अंदर कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ, सिन ये जो WBC के नंबर है वो जनरली क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। सो ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी दे जनरली इंक्रीज इन द नंबर। लाइफ स्पान की बात करो, सो ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। RBC की लाइफ स्पान 120 डेज की थी, पर ये ल्यूकोसाइट की लाइफ स्पान कितनी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है। ओके, नाउ बॉडी के अंदर जितने भी WBC है उनको दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी नंबर 1 है ग्रेन्युलोसाइट एंड कैटेगरी नंबर 2 जिसका नाम है अग्रेन्युलोसाइट। अब ये किसके बेसिस के ऊपर? सो ग्रेन्युलोसाइट मीन्स they have a granules like substances within their cytoplasm। अगर वो सेल के साइटोप्लाज्म में उनके पास ग्रेन्यूल्स जैसे सब्सटेंसेस है तो वो ग्रेन्युलोसाइट,
and agranulocyte means without granules like substances in their cytoplasm. उनके साइटोप्लाज्म के पास ग्रेन्यूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. ओके, फर्दर क्लासिफिकेशन, तो ग्रेन्यूलोसाइट और अग्रेन्यूलोसाइट का और भी डिवीजन किया जाता है, जैसे कि कौन से बेसिस पे? सो ऑन द बेसिस ऑफ. तो अब पहले बात कर लेते हैं ग्रेन्यूलोसाइट की. तो ग्रेन्यूलोसाइट का डिवीजन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स. साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स है वो कौन से केमिकल की वजह से स्टेन हो सकता है? एसिड बेस, या तो एसिड बेस, दोनों में से किसी से वो स्टेन नहीं होगा. तो एक तो पहला डिपेंडेंस ये हो गया, एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस. सो ग्रेन्यूलोसाइट को दो बेस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. तो पहला बेस आपको मैंने बताया स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स. साइटोप्लाज्म के ग्रेन्यूल्स कौन से स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं, या तो दूसरा उनके न्यूक्लियस का शेप क्या है. तो उसके हिसाब से उनके 3 अलग अलग टाइप्स अगर आप डिस्कस करो, तो फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड है बेजोफिल, और थर्ड है एसिडो या तो इओसिनोफिल्स. ये बात हुई ग्रेन्यूलोसाइट की. अब चलते हैं अग्रेन्यूलोसाइट की ओर. अब अग्रेन्यूलोसाइट की बात करो तो उसके साइटोप्लाज्म के पास तो ग्रेन्यूल्स जैसा कोई कंपोनेंट ही नहीं है. तो उनका डिवीजन करने के लिए हमें कौन सा बेस यूज करना है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस ओनली. तो न्यूक्लियस के शेप को अगर आप ध्यान में रखो तो ग्रेन्यूलोसाइट तो 3 टाइप में डिवाइड किया था, पर अग्रेन्यूलोसाइट की अगर आप बात करो तो उनके 2 टाइप्स में फर्स्ट है लिम्फोसाइट एंड सेकेंड वन इज दी मोनोसाइट. तो मिला जुला के WBC अलग अलग 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. अब ये पांचों का डिस्कशन हमें डिटेल में करना है. तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेजोफिल्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट. वेरेज अग्रेन्यूलोसाइट की बात करो तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर अग्रेन्यूलोसाइट. सो टोटल मिला जुला के ल्यूकोसाइट या तो WBC कितने हो गए? 5. अब सभी का डिटेल में डिस्कशन करते हैं. तो पहला ले लेते हैं न्यूट्रोफिल्स. नाउ न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबेंडेंट सेल. अब ये 6000 टू 8000 सेल्स की मैंने बात की थी, पर उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज मतलब 60 to 65% कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स ऑफ टोटल WBCs. अब न्यूट्रोफिल्स नाम है मीन्स दे आर वीकली स्टेन विथ बोथ एसिडिक और बेसिक स्टेन. अब एसिडिक डाई उसके ऊपर डालो या बेसिक केमिकल उसके ऊपर डालो, उसका एकदम वीक स्टेन होगा, इसलिए तो उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स. और न्यूक्लियस के शेप की बात करो तो मैनी लॉब्ड में उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ होगा. बहुत सारे उसके लोबिंग हो गए इस तरह से, ये एक लोब, ये दूसरा, तीसरा, चौथा. तो लोब मिनिमम 3 से लेकर के 7 होते हैं. तो ये हुआ न्यूट्रोफिल्स का एक्सप्लेनेशन. दूसरा है बेजोफिल्स. ओके, बेजोफिल्स आर दे लिस्ट कम से कम परसेंटेज में होते हैं 0.5 to 1% अमोंग देम. तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेजोफिल. अब बेजोफिल नाम है, देन दे आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज सच एज द मिथिलिन ब्लू. तो मिथिलिन ब्लू जैसे सब्सटेंस की वजह से वो स्टेन हो सकता है. न्यूक्लियस की अगर आप बात करो तो उसके न्यूक्लियस को कभी कभार S शेप का न्यूक्लियस है ऐसा डिफाइन किया जाता है. ओके, अब ये फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का. उससे पहले मोनोसाइट. तो मोनोसाइट आपको मैंने बताया था ल्यूकोसाइट, पर कौन सा ल्यूकोसाइट है? अग्रेन्यूलोसाइट. तो मोनोसाइट का परसेंटेज आपको दिया हुआ है 6 to 8%. मोनोसाइट इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट. सबसे बड़ा शेप में अगर कोई ल्यूकोसाइट हो तो वो मोनोसाइट है, और उसके न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? किडनी शेप. सो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का फंक्शन एक ही है. बोथ आर फेगोसाइटिक सेल्स. क्यों? विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग दी बॉडी. फॉरेन ऑर्गेनिज्म मतलब जनरल कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कोई भी ऐसा पैथोजन जो हमें डिजीज क्रिएट करता हो, तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर होता है उनको डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 सेल्स की है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट की.
बेजोफिल का फंक्शन डिस्कस कर लो तो बेजोफिल सिक्रीट अ हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो आप पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जैसे सब्सटेंसेस है वो मास्ट सेल में से सिक्रीट होते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको मैंने एरियोलर टिश्यू बताया था। तो ये मास्ट सेल एरियोलर टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाता है। या तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज में से सिक्रीट होने वाला ये सब्सटेंस कौन सिक्रीट करता है? मास्ट सेल। पर मास्ट सेल के साथ साथ ये तीनों केमिकल को सिक्रीट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेजोफिल की भी है एंड इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ओके, देन नेक्स्ट सेल ले लेते हैं इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल को कभी कभार आप एसिडोफिल्स के नाम से भी जान सकते हो। तो एसिडोफिल्स का परसेंटेज अगर देखो तो 2 to 3% है। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। इन्फेक्शन को रोकने की ट्राई करता है क्योंकि एसिड है। कोई भी पैरासाइटिक सब्सटेंसेस है या तो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो उनको बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने से, इन्फेक्शन करने से रोकेगा एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। अब इओसिनोफिल्स है, देन वी नो दैट दे आर स्टेन्ड बाय एसिटिक डाइस और वो डाइस का एग्जांपल है इओसिन। इओसिनोफिल थोड़ा सा साइज में लार्जर होगा एंड दे हैव अ बाइलोब्ड न्यूक्लियस। तो ये आपको इओसिनोफिल दिख रहा है और उसके ये 2 लोब। तो डायग्राम के अंदर आपको सभी नंबर ऑफ सेल्स दिख रहे हैं कि भाई आरबीसी, इओसिनोफिल, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ओके, अब ये लिम्फोसाइट का डिस्कशन हम लोग अब करेंगे। तो लास्ट सेल बचा है अग्रेन्युलोसाइट का, मोनोसाइट के बाद लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के पास जो न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस विद इन दी लिम्फोसाइट। तो आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसके पास होता है? लिम्फोसाइट के पास। परसेंटेज अगर आप देखो तो 20 to 25%। एंड ये लिम्फोसाइट क्या आपको पता है 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो एंड टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। तो ये बोन मैरो और थाइमस अभी आपको याद रखना है, जस्ट इट इज द नेम ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो ये बी या तो टी दोनों लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को मेंटेन करना, जरूरत पड़ने पे इंक्रीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है कौन? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, अब कभी कभार ऐसा होता है कि भाई चलो आपको नंबर मैंने बताया था 6000 to 8000, पर ये रेंज से कभी कभार नंबर डिक्रीज भी होते हैं और कभी कभार नंबर इंक्रीज भी होते हैं। सो अगर नंबर डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज द WBC देन नॉर्मल, दिस सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज अ ल्यूकोसाइटोपेनिया। एंड अगर 8000 से नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, सो इंक्रीज WBC देन नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज अ ल्यूकोसाइटोसिस। सो ये था ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपेनिया मीन्स WBC से रिलेटेड डिस्कशन। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड इज द थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट। उसके पीछे का रीजन बिकॉज इट सिक्रीट अ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब ब्लड को क्लॉट करने वाला एक फैक्टर है। नो डाउट प्लाज्मा के अंदर तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में होंगे ही होंगे, बट प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रीट करता है, इसलिए उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। तो बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल्स है मेगाकैरियोसाइट, और ये मेगाकैरियोसाइट्स से जनरेट होने वाला एक सेल का फ्रेगमेंट्स इज कंसिडर्ड एज अ प्लेटलेट्स। तो ये आपको शेप दिख रहा है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट का, या तो आप यहाँ पे भी डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि भाई ये है प्लेटलेट्स का ओवल शेप। ओके, नाउ ब्लड के अंदर कोई भी नॉर्मल पर्सन की बात करो, सो 1,50,000 से लेकर के
50,000 तक ये प्लेटलेट्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है पर क्यूबिक mm. Okay, now platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of the blood. तो जब भी प्लेटलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ऐसा सब्सटेंसेस सिक्रेट करता है जिसके थ्रू ब्लड का कोएगुलेशन और ब्लड का क्लोटिंग हो सकता है. अब कभी कभार ऐसा भी होता है, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू अ क्लोटिंग डिसऑर्डर्स. अब प्लेटलेट्स के नंबर जरूरत से कम हो गए तो क्लोटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ओबियसली अब प्लेटलेट्स अगर बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं तो ब्लड का जो क्लोटिंग टाइम पे होना चाहिए वो होगा नहीं और ब्लड का एक्सेसिव लॉस बॉडी से होने के चांसेस है. अब आपको जो मैंने 1.5 लाख टू 3 लाख की बात की, 3.5 लाख, इनसे अगर नंबर इनके इंक्रीज हो जाते हैं, सो इंक्रीज प्लेटलेट्स देन नॉर्मल, तो वो सिचुएशन का नाम है थ्रोम्बोसाइटोसिस. और अगर 1.5 लाख से वो डिक्रीज हो जाते हैं, सो डिक्रीज platelets than normal, then this situation is considered as a thrombocytopenia. So these all are related with the leukocyte and thrombocytes. Thank you very much. Jai Hind.